हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर कारपोरेट अकाउंटिंग, जिसमें हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज डिबेंचर्स, इशू एंड रिडम्पशन। चलिए शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले डिबेंचर्स होते क्या हैं? According to Company Act, डिबेंचर include डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड, एनी अदर सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी। तो डिबेंचर्स का मतलब सिर्फ डिबेंचर्स नहीं है, डिबेंचर्स में हम लोग स्टॉक, बॉन्ड और सिक्योरिटीज़ लेंगे, ठीक है। चाहे उसका कंपनी के एसेट्स पे चार्ज है चाहे नहीं है, ज़रूरी नहीं कि चार्ज हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो डिबेंचर्स हैं वो रिटन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और सेकंड, वो कंपनी की लायबिलिटी को शो कर रहा है, ठीक है। थर्ड, जिस पे इंटरेस्ट पे कर रही है कंपनी, ठीक है। कैसे पे कर रही है? ज़्यादातर 6 मंथली होता है और एनुअल भी हो सकता है। और जो डिबेंचर्स होते हैं एक तरह का डेट होता है और जो कि कंपनी ने एक फिक्स पीरियड के बाद वापस करना होता है। हाँ जी, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में सबसे पहले आगे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू दो तरह के डिबेंचर्स हैं। फर्स्ट इज नेक्ड डिबेंचर्स। नेक्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स हैं जिनकी पेमेंट के लिए और जिनके इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता, तो इसलिए उसे नेक्ड डिबेंचर्स कहा गया है, ठीक है जी। तो कंपनी इतनी सॉल्वेंट है कि उसको किसी तरह का चार्ज देने की ज़रूरत ही नहीं है। मॉर्टगेज डिबेंचर्स। फिर मॉर्टगेज डिबेंचर्स क्या है? मॉर्टगेज डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स है जिनका कंपनी के एसेट्स पे चार्ज होता है, जिनका कंपनी के एसेट्स पर चार्ज होता है, उसे हम मॉर्टगेज डिबेंचर्स कहते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, सेकंड आगे परमानेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो परमानेंस पॉइंट ऑफ व्यू दो तरह के डिबेंचर्स हैं। एक है रिडीमेबल डिबेंचर्स, दूसरे हैं इररिडीमेबल डिबेंचर्स, ठीक है। तो रिडीमेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जो कि एक फिक्स पीरियड के बाद, आफ्टर फिक्स पीरियड जो कि रिडीम किए जाते हैं, उनको हम रिडीमेबल डिबेंचर्स कहते हैं। इररिडीमेबल डिबेंचर्स जो है कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, तो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में उनको वापस नहीं करती है, उनको रीपे नहीं करती है, इसलिए उसे इररिडीमेबल कहा जाता है। रिडीमेबल जो एक फिक्स पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं, जब वो पीरियड एक्सपायर होता है तो डिबेंचर्स रीपे कर दिए जाते हैं, ठीक है जी। इररिडीमेबल वो जो कि कंपनी की लाइफ टाइम में रिडीम नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू आगे फर्स्ट डिबेंचर्स, ठीक है, एंड देन आगे सेकंड डिबेंचर। तो फर्स्ट डिबेंचर जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि जब भी कंपनी ने इंटरेस्ट पे करना है या अमाउंट रीपे करनी है तो पहले जो है इनको पेमेंट की जाती है, इसलिए इनको फर्स्ट डिबेंचर्स कहा जाता है। देन आगे सेकंड डिबेंचर्स। सेकंड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स है जिनको हम फर्स्ट डिबेंचर्स के बाद पे करते हैं। कब करते हैं? आफ्टर फर्स्ट डिबेंचर्स जिनको पे किया जाता है उसको सेकंड डिबेंचर्स कहा जाता है। देन आगे रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू। रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अब कुछ डिबेंचर्स ऐसे होते हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि बियरर हैं, ठीक है जी। तो बियरर डिबेंचर्स वो होते हैं कि जिनको हम किसी को हैंड ओवर करते हैं तो उसी का हो जाता है, ठीक है। उसके लिए हमें नेम चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ए ने बी को डिबेंचर्स देने हैं तो उसके लिए रजिस्टर में नेम चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ए बी को हैंड ओवर करेगा वो बी का डिबेंचर हो जाएगा, वो बियरर डिबेंचर्स होते हैं। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो हैं जिन पे कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम रजिस्टर में नोट किया जाता है, तो जब उसने दूसरे को ट्रांसफ़र करने हैं तो उसको प्रॉपर जो है प्रोसीडिंग्स फॉलो करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही वो दूसरे पर्सन को डिबेंचर्स जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आगे हमारे पास कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू।
तो कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू आके कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। ठीक है जी, तो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कौन से हैं? विच कैन ईजिली कन्वर्टेड इनटू इक्विटी और प्रेफरेंस। उन डिबेंचर्स को हम इजीली इक्विटी में या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स हैं जिनको हम इजीली जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉन कन्वर्टिबल कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, इजीली का पॉइंट ही अराइज नहीं होता। ठीक है जी, विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी और प्रेफरेंस, दे आर नोन एज नॉन कन्वर्टिबल। वो डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स ही रहेंगे, बट इन डिबेंचर्स को हम इक्विटी और प्रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स। तो सबसे पहले स्टेटस, अगर हम स्टेटस वाइज बात करें तो जो डिबेंचर्स हैं, जिनके पास डिबेंचर्स होते हैं दे आर कॉल्ड डिबेंचर होल्डर्स, और जिनके पास शेयर्स होते हैं दे आर नोन एज शेयर होल्डर्स। ठीक है जी, देन ना कि ऑनरशिप। जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो तो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। डिबेंचर होल्डर्स जो हैं दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, ठीक है, दे कांट टेक पार्ट इन द वोटिंग राइट्स, दे कांट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, और जो शेयर होल्डर्स हैं दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, दे आर ओनर्स। हमेशा कंपनी का ऑनर कौन है? शेयर होल्डर, जिसने मनी कॉन्ट्री की है। देन जो डिबेंचर्स होते हैं उस पे इंटरेस्ट मिलता है, और जो शेयर्स होते हैं उस पे डिविडेंड मिलता है। ठीक है, सबको पे करने के बाद जो प्रॉफिट बैलेंस बच जाता है उस प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया जाता है। किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर्स को दिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कन्वर्जन का। जो डिबेंचर्स हैं उनको हम इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, बट जो इक्विटी इट कांट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स। इक्विटी को हम नहीं कन्वर्ट कर सकते, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स। ठीक है जी। प्रेफरेंस, जब भी पेमेंट करने की बात आती है, चाहे हमने इंटरेस्ट डिविडेंड पे करना है, चाहे हमने डिबेंचर्स की को और शेयर कैपिटल को पे करना है, तो प्रेफरेंस किसको दी जाती है? प्रेफरेंस हमेशा डिबेंचर होल्डर्स को की जाती है। डिबेंचर होल्डर्स को पहले इंटरेस्ट दिया जाता है, फिर डिविडेंड दिया जाता है। पहले इनको डिबेंचर्स की पेमेंट की जाती है, फिर जो बच गया उसमें से शेयर कैपिटल पे की जाती है। अब जो डिबेंचर्स हैं उनको तो हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, पर जो इक्विटी है उसको मतलब कि अकॉर्डिंग टू लॉ डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। ठीक है जी, अगर करना भी है तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद ही हम जो है इनको इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पे। मॉर्टगेज, अब जो डिबेंचर्स हैं वो मॉर्टगेज डिबेंचर्स हो सकते हैं, बट इक्विटी में ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है। ठीक है जी, तो ये आ गया डिफरेंस। हाँ जी, फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स की बात करें तो फर्स्ट है कि ये रिटन एक्नॉलेजमेंट होती है। कौन देता है? कंपनी देती है। किसको देती है? टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है जी, रिटन एक्नॉलेजमेंट है विच इज़ इशूड बाय द कंपनी। किसको? टू द डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है। सेकंड आ गया कि जो डिबेंचर्स हैं एक तरह का सर्टिफिकेट होता है, और ये रिटन सर्टिफिकेट है। ठीक है जी, रिटन एग्रीमेंट है। ठीक है जी। देन आ गया हमारा कि जो इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है ना डिबेंचर्स पे, वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है और वो डिबेंचर्स के साथ ही मेंशन्ड होता है। जैसे लिखा होता है ना 10% डिबेंचर्स, 15% डिबेंचर्स, तो ये जो 15% 10% है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को शो करते हैं। तो ज़्यादातर जो डिबेंचर्स हैं दे आर सिक्योर्ड बाय द चार्ज ऑन एसेट्स, मींस एसेट्स पे इनका चार्ज होता है। मींस अगर हम डिबेंचर्स को पे नहीं करते तो क्या करेंगे, हमें एसेट पे करके बेच के भी इनको पे करना पड़ेगा।
ठीक है, ये लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायर्ड, अगर किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स चाहिए तो उस रिक्वायरमेंट को ये पूरा करते हैं। एक तरह की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, तो ये आ गई फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। हाँ जी, डिबेंचर्स में मेनली 3 तरह की स्टेजेस हैं। पहले हम बात करेंगे डिबेंचर्स इशू करने की, इशू ऑफ डिबेंचर्स की। सेकंड स्टेज होगी हमारी जो प्रोविज़न फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है जी, प्रोविज़न फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जो थर्ड स्टेज होगी वो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की होगी। पॉइंट क्लियर है? तो ये 3 स्टेजेस जो हैं हमने करनी है। सबसे पहले हम कर रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स, तीनों स्टेजेस को कवर करेंगे साइड। ठीक है, तो आप लोगों ने सारी वीडियोस देखनी है, पूरे चैप्टर को कवर करूँगी। हाँ जी, फर्स्ट स्टेज है इशू ऑफ डिबेंचर्स की। जब हम इशू ऑफ डिबेंचर्स की बात करते हैं तो इशू ऑफ डिबेंचर्स आगे 3 तरह के है। फर्स्ट है कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अभी हम इशू की बात करें तो आपको थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोविजन रिगार्डिंग द इशू ऑफ डिबेंचर्स, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। देन सेकंड इशू डिबेंचर्स प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। ठीक है जी, थर्ड आ गया हमारा रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू भी हम लोग इशू कर सकते हैं। रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट समझ के, तो हम लोग 3 तरह से इशू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखना है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, तो हमें कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। अब जो कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं तो कंसिडरेशन जो है इन कैश भी हो सकता है कंसिडरेशन। ठीक है, इन कैश भी हो सकता है, मींस कैश में हमने डिबेंचर्स इशू किए, अदर देन कैश भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने एसेट परचेज किया और डिबेंचर्स इशू कर दिए। एज कोलेटरल सिक्योरिटी भी हो सकता है। पॉइंट समझ के, तो कहने का मतलब है कि जो डिबेंचर्स इशू करने हैं उसको करने के भी आगे जो हैं 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू। तो कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे पहले इन कैश हम लोग कैसे डिबेंचर्स को इशू करते हैं। ठीक है, जैसे हमने डिबेंचर्स इशू करने हैं इन कैश, तो जर्नल एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट या कैश। ठीक है, तो ज़्यादातर ट्रांजैक्शन आजकल बैंक से होती हैं, तो बैंक को डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसको करेंगे? डिबेंचर्स को। क्यों? क्योंकि डिबेंचर्स इशू किए हैं। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज, ये तो सिंपल एंट्री आ गई। अगर हमने 10,000 के डिबेंचर्स 10,000 में ही इशू कर दिए तो ये एंट्री आएगी। बट अगर हमने 10,000 के डिबेंचर्स जो हैं क्या डिस्काउंट पे इशू किए हैं, डिस्काउंट पे इशू किए, तो एंट्री में क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने क्या किया? डिस्काउंट पे इशू किए हैं, हमें 10 की बजाय 9,000 रुपये रिसीव हुए हैं। ठीक है जी, तो जो 1,000 रुपीज़ हैं वो कहाँ जाएंगे? डिस्काउंट ऑन इशू में डेबिट हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर? अगर वही डिबेंचर जो कि 10,000 के हैं हमने 11,000 में जो है इशू किए हैं, ठीक है जी, है कितने के? 10,000 के, तो वो जो 1,000 आएगा वो हम लोग कहाँ डालेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल देंगे। पॉइंट क्लियर? तो डिबेंचर्स जो है हम लोग जब कैश में इशू करते हैं तो डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी हो सकते हैं और एट पार भी हो सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये इशू का हो गया कैश पॉइंट ऑफ व्यू।
हाँ जी, जब हम मतलब अदर देन कैश का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने एसेट परचेज किया, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, एसेट को डेबिट करेंगे। एसेट में मशीन आ सकती है, प्लांट आ सकता है, कुछ भी, ठीक है जी, लॉन्ग टर्म एसेट आ सकता है। अब हमने यहाँ पे टू कैश नहीं लिखना, टू वेंडर लिखना है। वेंडर मीन्स जिससे हमने परचेज किया है। अब वो जो वेंडर है जिससे हमने एसेट परचेज किया है उसको हम क्या करेंगे, कैश देंगे? नहीं, कैश नहीं देना, उसको हमने कैश के बदले क्या देना है, डिबेंचर्स देने हैं। डिबेंचर्स क्रेडिट के इशू किए, इशू किस लिए किए, फॉर द परचेज ऑफ एसेट्स, तो इसे कहेंगे अदर देन कैश। तो यहाँ पे जो हमने डिबेंचर्स के बदले लिया दैट वाज नॉट कैश, दैट वाज द एसेट। तो हमने एसेट को डेबिट किया, वेंडर को क्रेडिट किया, फिर वेंडर को डेबिट करके किसको क्रेडिट किया, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं। अभी जो मैंने पॉइंट आपको करवाया उसके रिलेटेड एग्जांपल करवा रही हूँ। कंपनी ने 3,50,000 के एसेट्स लिए, लाइबिलिटी 30,000 की, तो कंपनी एग्रीड टू पे द परचेज प्राइस 3,30,000 बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम 10%। 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, 10% प्रीमियम दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एसेट 350 के हैं, 30,000 की लाइबिलिटी है, हमने उसको पे करना था 3,20,000 रुपीज़, बट वी आर पेइंग 3,30,000 रुपीज़। 10,000 हम उसको ज़्यादा दे रहे हैं। किसी पर्सन को अगर हम जितनी अमाउंट बन रही है उससे ज़्यादा दे रहे हैं, इट मीन्स कि हम उसको गुडविल की अमाउंट पे कर रहे हैं। तो 10,000 क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी, ठीक है। अगर हम उसे कम अमाउंट पे कर रहे हैं तो वो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ठीक है जी। तो एसेट 350, लाइबिलिटी 30,000। हाँ जी, पहली एंट्री क्या आएगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। एसेट आ गया 3,50,000 टू लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज आ गई 30,000, ठीक है जी, टू वेंडर, वेंडर मीन्स हमने उसको पे करना है 3,30,000, तो 10,000, ठीक है। जैसे मैंने पहले आपको समझाया, अगर वैसे समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो गुडविल आएगी, क्रेडिट आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व आएगा, ठीक है। पहले मैंने आपको क्या समझाया कि हमने उसको पे करने 320 बट वी आर पेइंग 330। अगर हम उसको एक्सेस अमाउंट पे कर रहे हैं, किसी को ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं तो वो गुडविल की वजह से कर रहे हैं, अगर कम अमाउंट पे कर रहे हैं तो वो कैपिटल रिजर्व आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने उसको क्या किया, वेंडर को डिबेंचर्स पे किए, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम पे दिए, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब जितने से वेंडर को क्रेडिट किया उतने से ही डेबिट करेंगे, ये तो क्लियर हो गया। अब हमने 330 के बदले उसको क्या करना है, 110 का क्या देना है, डिबेंचर देना है, ठीक है। उसकी फेस वैल्यू क्या है, 100, ठीक है। जब हमने इसको कैंसिल किया तो ये आ गया हमारा 3 लाख, डिबेंचर्स आ गए 3 लाख के, और ये सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया 30,000। वेरी सिंपल। हाँ जी, थर्ड इशू ऑफ डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कई बार क्या होता है कि कंपनी जब भी बैंक से लोन लेती है तो उसके बदले एक सिक्योरिटी तो वो देती है प्राइमरी, साथ में वो क्या है, डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करती है। इसका मतलब है कि अगर कंपनी ने अपना इंटरेस्ट टाइम पे कर दिया और जो भी लोन है वो टाइम पे कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो जो डिबेंचर्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी दिए वो बैंक पब्लिक को भी इशू कर सकता है और अपने पास रिटेन भी रख सकता है एज इशूड डिबेंचर। कहने का मतलब वो डिबेंचर आज इशू नहीं है, आज वो एक पेपर ही है, पर अगर कंपनी लोन पे नहीं करेगी देन वो इशू होंगे, देन वो डिबेंचर्स बन जाएंगे। तो क्योंकि कंपनी को हमने दिए हैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, तो दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है कि जिसमें हम कोई जर्नल एंट्री करेंगे ही नहीं,
फिर उनको कैसे शो करेंगे, बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंडर जो डिबेंचर्स हेड आएगा ना, उसके जो हम नीचे बस ये एक्सप्लेन कर देंगे कि इतने जो डिबेंचर्स हैं दे आर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। यहाँ टोटल में नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ एंट्री नहीं डाली है, ठीक है। और जो लोन लिया ना बैंक से, उसके नीचे भी मेंशन करेंगे कि ये जो लोन है इट इज सिक्योर्ड बाय डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। बस इतना हमने ये मेंशन जरूर करना है, बट जर्नल एंट्री कोई नहीं लेनी। अगर हम वही डिबेंचर्स, सेकंड मेथड है, इशू करते हैं और उसका मतलब कि जर्नल एंट्री डालेंगे, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, डिबेंचर सस्पेंस। इसको भी हमने इशू तो किया है, पर हमने डेबिट किसको किया, सस्पेंस को किया है। तो बैलेंस शीट में हम लोग क्या करेंगे, जैसे डिबेंचर्स लिखे हैं ना, तो डिबेंचर्स में लिखेंगे, मेंशन करेंगे कि डिबेंचर्स, क्योंकि हमने क्रेडिट कर दिया ना, तो यहाँ डिबेंचर्स में प्लस होंगे, ठीक है। और यहाँ पे लोन मेंशन करना ही करना है, प्लस क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस किया ना लायबिलिटी साइड, तो इधर जो है एसेट साइड उसको डिबेंचर सस्पेंस करके शो करेंगे। इससे क्या होगा, तभी बैलेंस शीट, यहाँ पे हमने सस्पेंस में भी ऐड किया और यहाँ डिबेंचर। इस फर्स्ट मेथड में ना तो हमने एसेट साइड कुछ लिया और ना ही हमने लायबिलिटी साइड लिया, मीन्स ये मेथड दोनों डिफरेंट होगी। एक में हमने बिल्कुल ही शो नहीं करने, कब शो करने, अगर कंपनी लोन रीपे नहीं करेगी तो शो करने हैं, ठीक है जी। हाँ जी, अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। एक्स लिमिटेड बोरो 25 लाख फ्रॉम अ शेड्यूल बैंक एट एन एनुअल इंटरेस्ट 12%, डिपॉजिटेड 14% डिबेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹40 lakh as collateral security. Pass the journal entry regarding the issue of debentures as collateral security. जर्नल एंट्री हमने पास करनी है और उसे बैलेंस शीट में भी शो करना है, ठीक है जी। तो कैसे करेंगे, हाँ जी, 40 लाख के डिबेंचर्स हैं, तो हम लिखेंगे 14% डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू 14% डिबेंचर्स, तो ये आगे 40 लाख। पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि हमने जर्नल एंट्री डाली है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे लोन लेंगे, हमने लोन कितने का लिया है, 25 लाख का, ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंडर आएगा, और 14% डिबेंचर्स 40 लाख के, ठीक है जी। इसी तरह एसेट साइड आएगा, तो एसेट साइड हम लोग एक तो डिबेंचर सस्पेंस लेंगे, डिबेंचर सस्पेंस कितना है, 40 लाख का, और दूसरा हमने लोन लिया ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था, तो कितनी अमाउंट आई, 25 लाख, तो टोटल आ गया 65 लाख रुपीज़, ये भी आ गया 65 लाख रुपीज़। पॉइंट क्लियर है। तो इस तरह से मतलब हम लोग इसको शो करेंगे। अगर हमने फर्स्ट मेथड अडॉप्ट किया होता तो फिर हम लोग यहाँ ना ही डिबेंचर शो करने थे और ना ही सस्पेंस लोन और ये बैंक आना था, और यहाँ पे हमने मेंशन जरूर करना था कि जो डिबेंचर्स हैं दे आर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट मेथड इशू ऑफ डिबेंचर्स का ही करेंगे, तो एक एक स्टेप बड़े ध्यान से करना है, तो जो भी पॉइंट आएगा उसके रिलेटेड एग्जांपल्स मैं साथ ही करवाऊंगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू हमेशा।